पक्षी थे, उनकी चोंच का आकार बिल्कुल अलग था। अच्छा। हाँ, जैसे किसी द्वीप पर चोंच मोटी और मजबूत थी क्योंकि वहां मेवे तोड़ने पड़ते थे, तो किसी दूसरे द्वीप पर पतली और नुकीली क्योंकि वहां कीड़े मकोड़े मिलते थे। तो मतलब जैसा खाना वैसी चोच। बिल्कुल। डार्विन समझ गए कि ये सभी पक्षी एक ही पूर्वज से आए थे, लेकिन अलग-अलग माहौल ने उन्हें अलग-अलग दिशाओं में बदल दिया। ये तो बेहतरीन उदाहरण है। पर क्या उन्होंने कोई ऐसा उदाहरण भी दिया था जिसे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकें? हाँ, बिल्कुल दिया था। उन्होंने इसे कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा। उन्होंने कबूतर पालने वालों का अध्ययन किया। कबूतर? वो क्यों? उन्होंने देखा कि कैसे इंसान अपनी पसंद के कबूतरों को चुन-चुनकर उनकी नस्ल आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही पीढ़ियों में बिल्कुल नई-नई किस्म के कबूतर तैयार कर लेते हैं। सही बात है। तो उनका तर्क था कि भाई अगर इंसान कुछ 100 सालों में ऐसा कर सकता है, तो सोचिए प्रकृति लाखों सालों में क्या कुछ नहीं कर सकती। तो जब ये किताब छपी तो जाहिर है हंगामा तो हुआ होगा। क्या सबने इसे स्वीकार कर लिया? नहीं, हंगामा तो होना ही था। खासकर चर्च के लिए ये एक सीधा हमला था। ईश्वर की रचना की जो धारणा थी, उसे चुनौती मिल रही थी। जी, ये सिद्धांत कह रहा था कि जीवन का विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किसी दिव्य हस्तक्षेप का नतीजा नहीं। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और असहज करने वाली बात थी। और वैज्ञानिक तौर पर क्या उस समय के वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह मान लिया था? वहां भी कुछ सवाल थे। देखिए, डार्विन के सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो ये तो देख सकते थे कि फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि कैसे जाते हैं। अच्छा, मतलब बोलिए आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता था। बिल्कुल, जीन और डीएनए का विज्ञान तो तब था ही नहीं। तो ये एक तरह से उनकी पहेली का खोया हुआ टुकड़ा था। जिसका जवाब दशकों बाद मिला जब मेंडल का काम सामने आया। एकदम सही। और बाद में डीएनए की खोज ने तो डार्विन के सिद्धांत को वो मजबूती दी जिसकी शायद वे खुद कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ एक जवाब नहीं थी, बल्कि इसने अनगिनत नए सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, इसने जीव विज्ञान से लेकर दर्शन शास्त्र तक हर चीज को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। और इसी के साथ हम आज की चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक क्रांति है जो बताती है कि जीवन स्थिर नहीं बल्कि लगातार बदलने वाली एक प्रक्रिया है। जी, और श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि डार्विन ने अपनी इस पूरी किताब में एक शब्द भी सीधे तौर पर इंसानों की उत्पत्ति पर नहीं लिखा। अच्छा, उन्होंने ये मुद्दा छेड़ा ही नहीं। नहीं, वो जानते थे कि ये कितना बड़ा विवाद खड़ा कर देगा। उन्होंने बस ये आइडिया दुनिया के सामने रख दिया और लोगों को खुद सोचने पर मजबूर कर दिया। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है। अगर ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हर पक्षी और हर कीड़े पर लागू होता है, तो ये हमारी अपनी उत्पत्ति के बारे में क्या संकेत देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे सोचने के लिए डार्विन ने दुनिया को मजबूर कर दिया।